नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीआरएम टीवी। मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया है। बजट दिलचस्प होने के साथ साथ थोड़ा सा पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधायक में जो पढ़ने मिलता है उसमें एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं तो हमेशा बजट से होती है। उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत भी थे जो चुनावों से निकल कर आए थे। उन सबको समेटने की इस बजट में कोशिश तो की गई है, लेकिन फिर भी आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ कुछ नहीं आया है। क्या इस बजट में लोगों के लिए क्या है? आगे चलकर इस बजट से लोगों को क्या फायदा हो सकता है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शैलेश परमार जी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, बहुत-बहुत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, पहली प्रतिक्रिया अगर मैं लेना चाहूं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं? आपकी ही सत्ता है और पिछले 10 सालों से आप सत्ता में हैं और ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस बार चुनाव में थोड़ा-सा जो करारा झटका लगा था, उसके बाद ये ज़रूर माना जा रहा था कि आपको कोई ना कोई आम आदमी को कुछ फायदा होगा, लेकिन आम आदमी को कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? अ, मयूरिका जी, आपकी चैनल में पहली बार जुड़ा हूँ। वीएनएम चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि ये जो बजट नेशनल कक्षा से आए हैं, वो बजट के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। और ये 2024 का जो बजट है, वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन ने जो बजट रजू किया है, जो वहाँ फ्लोर पर रखा है, उसमें कृषि और ग्रामीण व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है। शिक्षा और रोजगार के लिए भी 4.1 करोड़ दिए गए हैं और जल शक्ति का भी ध्यान रखा है। जल शक्ति मंत्रालय है, उसे नल से जल 100% गांव के 100% घर तक पहुंचे, ये भी प्रावधान किया गया है। और डिजिटल और स्टार्टअप जो पॉलिसी है, उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर देखें तो ये जो बजट है, वो विकास की नई ऊंचाई को सर करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला ये बजट है। ये महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो या इंडस्ट्रियल शक्ति हो, सभी शक्तियों को जोड़ने वाला ये बजट है। देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला एवं सभी को जो राह दिखाने वाली ये बजट मैं मानता हूँ। ये बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाली बजट भी दिखाई देती है। और शिक्षा शिक्षा को स्किल को नई स्केल देने की जो बात थी वो नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना था, जो वो सपने को साकार करती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल क्लास और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको भी नई ताकत देने वाली ये बजट मुझे लग रही है। दलित, आदिवासी पिछड़ों को सशक्त करने हेतु और मजबूत योजनाओं को उसके साथ जोड़ने के लिए ये बजट है, ऐसा पूरे दिन के बजट को सुनने के बाद पता भी चल रहा है। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर से मिलने वाली है, उसको भी बढ़ावा देकर कोऑपरेटिव सेक्टर को भी बढ़ावा दिया है और उसको उस प्रक्रिया को भी आगे ले जाने की कोशिश की है। और कोऑपरेटिव सेक्टर से जो क्रेडिट कार्ड है, उसको भी आगे ले जाने की बात करी है और उसके लिए भी प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि ये जो बजट है, वो मजबूत भारत की नींव को भी रखने वाली बजट है। तो कुल मिला के ये जो बजट है, वो पूरे भारत के सभी लोगों को या शिक्षा के बात में हो, कृषि और ग्रामीण की बात में हो, तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राकृतिक खेती को दे जाने वाले हैं। उसमें भी 109 नई फसल स्कीमें भी लाई जाएगी, ये भी प्रावधान किया गया है। और की शिक्षा में देखा जाए तो युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो गरीब लोग हैं, जो पीपीएल धारक है, उसके लिए 3 करोड़ नए घरों का निर्माण करने हेतु का भी ये इसमें प्रावधान किया गया है। और जो गरीब परिवार को सुरक्षित आवास मिले, ये भी हमारी नेम है। और डिजिटल और स्टार्टअप के द्वारा नए जो स्टार्टअप है, वो भी खुले और देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले। इसीलिए कृषि में भी उत्पादक और जो वेयर हाउस है, उसमें भी कुछ प्रावधान करके उसमें भी आगे ले जाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मैं देखूं तो ये 2024
25 का जो बजट है वो सबसे सब वर्ग हैं उसको छू जाने वाला बजट है, सर्व समावेशक और सर्वजन सुखाई का ये बजट है। गरीब, गांव, खेडूत, किसान सभी को साथ ले जाने वाला ये बजट मैं मानता हूं। मैं और फिर से अभिनंदन देता हूं नरेंद्र भाई मोदी की एनडीए सरकार को और वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन को। सर, आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, उस पर मैं ज़रूर सवाल पूछूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बजट की जमकर आलोचना की है, इसे निराशाजनक बताया है और कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने वाला इस बजट को बताया है। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ है। सर, प्राथमिक दृष्टि से अगर आप देखना चाहें इस बजट पर, एक अगर प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमने देखा है पिछले 10 साल में जब भी बजट होता है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि ये सबसे अच्छा बजट है। लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आता है तो हर बार हमने देखा है कि वो जो 1 साल के अंदर कहीं पे भी उसकी असर दिखती नहीं है। अभी जब वापस ये साल बजट आया है तो ये दावा किया जा रहा है कि आम जनता के लिए, मिडल क्लास के लिए सब कुछ है, लेकिन हम अगर आम करदाता की बात करें तो उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो टैक्स रिजिम की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम, तो न्यू टैक्स रिजिम में जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो जो भी सेक्शंस है उसमें कहीं मिल नहीं रहे। अल्टीमेटली 17,500 रुपए का फ़ायदा हो रहा है साल का। अगर हम 2,000 भी रुपए दूध का पकड़ के चले तो साल का 24,000 होता है, तो दूध का पैसा भी किसी आम जनता का नहीं निकल रहा है इस बार। ऐसा ये बजट है और ऐसे टैक्स के प्रोविजंस हैं। अगर हम बात करें कि सबके लिए इन्होंने पैसा लगाया ऐसा बोल रहे, तो जो रिसिप्ट्स है, जो रेवेन्यूज है वो 32 लाख करोड़ है और जो एक्सपेंडिचर है अराउंड 48 लाख करोड़ है। यानी ऑलमोस्ट हमने देखा कि 14 से 15 लाख करोड़ का डेफिसिट बजट है। और 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हम 4.5% जीडीपी का डेफिसिट नहीं होने देंगे। आज 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया और FY25 के अंदर हम देख सकते हैं कि 4.9% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट का बजट निर्मला सीतारमन जी ने रजू किया। यानी कन्यानो भार कोना पर, तो के पिताजी ना कैड ऊपर, मीन्स आम जनता पे ऊपर ये पूरा बोझ आने वाला है। और जिस तरह लोन ले रही है सरकार, तो वो पूरा जो वो जो है वो लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर हम आम जनता की रिक्वायरमेंट की बात करें, ये बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और हेल्थ 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे हमेशा सभी लोगों की नजर रहती है। तो मैं इनसे बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जनता से कि अगर इस बार जो 1.5 लाख करोड़ की ये जो बात कर रहे हैं कि हमने शिक्षा में प्रावधान किया है, लेकिन इनका ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है कि जीडीपी का 6% वो हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे जिससे शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा। लेकिन हम इनके बजट में प्राइमरी स्कूल का प्रोविजनिंग देखें तो हार्डली इट इज लेस देन 0.25%। और पूरा शिक्षा का बजट अगर देखें तो स्टेट और सेंटर दोनों मिला के देखें तो सेंटर का तो 1% से भी नीचे जा रहा है। तो ये जो दावे, खोखले दावे जो कर रहे हैं कि ये हम करेंगे वो करेंगे, वो कहीं पे भी ग्रास रूट लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा। और हम सब ये महसूस करते हैं हर जगह पे। हेल्थ में भी ये जो है वो बजट का 1.8 लाख परसेंट से ज्यादा नहीं, ये दावे किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंदर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें और मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास जरूर इससे निराशाजनक और कोई फायदा नहीं मिल रहा है ऐसा बजट हमें लग रहा है। विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है और आम आदमी पार्टी के हाथ, आम आदमी के हाथ, पार्टी के नहीं, आम आदमी के हाथ कुछ नहीं लगा है। शैलेश जी, ये आज दिन भर चर्चा चलती रही कि आम आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है। टैक्स स्लैब में थोड़ा सा फायदा मिला है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे इस फायदे का बहुत ज्यादा फायदा किसी को होने नहीं वाला है। तो शैलेश जी, आम आदमी के लिए इसमें क्या प्रावधान है? जो प्रावधान है बड़े मोटे मोटे से हैं और अलग अलग से हैं, लेकिन सीधा सीधा किसी को फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
ये सीधा सीधा फायदा यानी कि जो आम आदमी जो जब भी हम बजट बनाते हैं, जब भी बजट का प्रावधान करते हैं, तो नए टैक्स सीरीज में वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,000 रुपये की बचत कर पाएंगे, ये भी प्रावधान किया है। कैंसर की दवाओं का जो जो बात की है उसमें भी है। मोबाइल जो अब तो आम आदमी भी मोबाइल रख रहा है, तो मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड, कैंसर सबको नहीं असेंबली, होता इस है, सभी में भी कैंसर आंकड़े हैं बहुत कम है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। मोबाइल फोन वो आदमी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में खरीदता है। हर नहीं आदमी नहीं रोज खरीदता बिहार है, के लिए दूध नहीं। खरीदता है, वो खाने-पीने की चीज़ें खरीदता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे से बड़े हुए तब सबसे पहले पन्ने पर बजट के दूसरे दिन देखते थे, क्या सस्ता हुआ, क्या महँगा? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि इस बार बजट से क्या सस्ता हुआ, तो आप क्या जवाब दे पाएँगे? इस साल में बजट में क्या सस्ता हुआ उसकी मैं बात करूं तो मोबाइल फोन सस्ते हुए, कैंसर की दवा सस्ती हुई, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ती हुई, सोलर पैनल सस्ती सोना हुई, चांदी सब लोग सोलर सेल खरीदते हैं। सस्ता हुआ, एक्सरे मशीन सस्ता हुआ, चमड़े के जूते सस्ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सस्ती हुई, चप्पल सस्ते हुए, एमोनियम नाइट्रेट सस्ता हुआ, पीवीसी फ्लेक्स बैनर सस्ते हुए, प्लास्टिक का सामान सस्ता हुआ, पर ये मैंने सब पूछा कि सब रोज कुछ क्या सस्ता हुआ है। खरीदते हैं, रोज हम क्या खरीदते हैं उनमें से कुछ सस्ता हो। दाल इतनी महंगी है, सब्जियां इतनी महंगी है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उन चीजों में कुछ फायदा होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर जो स्लैब थे पहले, उसमें भी नया स्लैब डाल दिया है। 3 लाख तक 0% टैक्स देना पड़ेगा, और 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, बाद में 15%, 20%, 30%, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। और कुल मिला के देखिए तो ये सड़क योजना बिहार में बनी है, तो बिहार के सभी लोगों को सड़क का फायदा मिलेगा। जो कृषि और उसके संबंध के क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ दिए गए हैं, तो कृषि में जो किसान होते हैं वो गरीब ही होते हैं, तो गरीब के लिए वो लोग गरीबी के जो बीपीएल के वाले हैं उसके लिए जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना जो थी वो 5 ईयर के लिए बढ़ा दी गई है, एमएसपी ये का भी दाम एक प्रावधान है। एमएसपी मिलने तो की उम्मीद कर रहे थे, उस पर कुछ बजट में नहीं आया। क्या एमएसपी की उम्मीद कर रहे थे किसान, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान कि हमें एमएसपी पर दाम मिलने चाहिए, क्योंकि बाजार में जो चीजें बिकती हैं वो बहुत महंगी है, उतने दाम किसान को नहीं मिल रहे हैं। तो एमएसपी की उम्मीद किसान लगा रहे थे, लेकिन एमएसपी पर इस पर कोई बात नहीं हुई बजट में। देखिए देखिए किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, उसकी बात बजट में होगी। मगर ये जो एमएसपी की बात जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उसको रिवाइज करने का काम एमएसपी समिति करती है। और अभी 2 महीने पहले ही जो गेहूं था उसका भी एमएसपी का दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और चावल के एमएसपी के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। जो एरंडा है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, जो मूंगफली है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जब जब जरूरत पड़ी है, एमएसपी में क्या होता है बहन जी, मयूरिका जी, कि एमएसपी जो है C2+15, C2 यानी कि जो खेत में से उगाकर बाहर निकले तक, जब फसल उगाकर बाहर निकलती है और एपीएमसी में जाती है तब तक का खर्चा यानी कि C2, और +15 यानी कि 15% ज्यादा देना, जो किसान की हाउस होल्ड जो इनकम थी उसका बढ़ावा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को कहीं ना कहीं, गुजरात के किसानों को कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा इनकम किसान से जो खेत से मिल रही है, वो भी प्रावधान है। वेयर हाउसेस है उसमें भी सब्सिडी का बढ़ावा दिया है, और जो किसानों के लिए ट्रैक्टर की योजना है, जो दूसरी सब साधन की योजना है उसमें भी सब्सिडी है। और किसान की यहाँ की योजना जो है उसमें फर्टिलाइजर की जो इफको की योजना है, और उसमें यूरिया जो है, ये जो सारी यूरिया चीजें में किसानों को ऑलरेडी सरकार, मिल केंद्र रही है। सरकार 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है। पीएम किसान सर, स्वनिधि ये तो सब योजना जो ऑलरेडी है मिल रहा है, उसमें भी 2.5 लाख नया करोड़ क्या दे जोड़ा रहे हैं। सर, नया क्या जोड़ा? ऑलरेडी मिल रहा है ये सब। हाँ, ये उसको आगे बढ़ाया ना, उसको आगे भी बढ़ाया। और ये जो 3 करोड़
आवास बनाने की बात है तो वो मध्यम वर्गीय और गरीबों को ही मिलने वाला है। मैं कैसे ये आवास बनाए अनाज की जा बात रहे कर हैं रहा हूँ, वो वो आपको पता ही मध्यम होगा। वर्गीय और गरीबों को ही मिलने वाला है। अगर मैं आवास योजना के लाभार्थियों को मिलती हूँ, वो कहते हैं कि 1 से 2 साल में उन्हें आवास खाली करने पड़ रहे हैं। उस कदर सरकार पूरा पैसा खर्च करी, लेकिन बीच में कॉन्ट्रैक्टर जो आवास बना रहे हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है, आम जनता का पैसा खर्च कर रही है और आम जनता ही उस पर रह नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत ही खस्ताहाल और गुणवत्ता विहीन आवास बनाए जा रहे हैं। चलिए मैं आपसे आपके पास वापस आऊंगी। निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, शिक्षा और रोजगार के ऊपर इस बजट में जो किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं रोजगार पे फोकस करना चाहूंगा क्योंकि अभी ही आरबीआई ने एक आंकड़े जारी किया था कि जीडीपी बढ़ रहा है और रोजगार बढ़ रहा है। और इस बार तो बजट में सीतारमन जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार हम जनरेट करेंगे। यानी जो 2014 में सरकार बोल रही थी कि 1 साल में 2 करोड़, वो शायद 10 साल के बाद उन्होंने रिवाइज किया है आंकड़े के, अभी 5 साल में 4 करोड़। तो एक फिजिबिलिटी आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन जो निवेश की बात आती है, जो मेक इन इंडिया की बात आती है, तो मेक इन इंडिया और निवेश दोनों की बात आए तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्राइव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्लगिश हो रहा है। FY23 के डेटा बता रहा है कि 60 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो FY24 में 45 यूएस बिलियन डॉलर यानी 15 यूएस बिलियन डॉलर की कटौती हुई है। ये सीधा दर्शाता है कि जो एनवायरमेंट देश के अंदर होना चाहिए वो आज शायद मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट ड्राइव हो रहा है। दूसरी बात अगर बात करें तो जिस तरह हम इंटरनेशनल मार्केट में हम बोल रहे हैं कि हम चाइना को पछाड़ के हम आगे निकलेंगे, उसमें भी कोई जगह पे कोई स्कोप दिखाई नहीं रहा है, तो वो भी रोजगार जनरेट नहीं हो रहा। अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ वो बढ़ रहा है। और चाइना के साथ ही नहीं, अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनली 10 बड़े कंट्री जिसके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 10 में से 9 कंट्रीज आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यानी जो बात रोजगार के अनुलक्ष्य के सरकार बता रही है वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और जो एमओयूज, जो वाइब्रेंट समिट हो या इंटरनेशनल समिट हो, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें एमओयूज होते हैं, लेकिन वो एमओयूज का फिजिबिलिटी और इम्प्लीकेशन पार्ट पे जब आता है तो बहुत ही व्हाइट पेपर अवेलेबल नहीं है और दूसरी की खस्ता हालत है। शिक्षा की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें हम देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे सरकार का इंटेंशन था कि हम शिक्षा का स्तर सुधारें, क्योंकि पुरानी पॉलिसी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। तो अभी हम देख सकते हैं कि 2020 में वो लाए 6% जीडीपी का शिक्षा में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो 1% से भी ज्यादा नहीं। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आज हम देख सकते हैं कि किस तरह शैक्षणिक संस्थाओं की हालत है, किस तरह हायर एजुकेशन की हालत है, टेक्निकल एजुकेशन की हालत है। स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्किल पे इतना पैसा लगा रहे, लेकिन जो बेसिक टनल है एजुकेशन का उसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। उसकी वजह से जो विद्यार्थी हम जनरेट कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री रेडी नहीं हो पा रहे। क्यों? पहले नहीं ऐसा होता था। पहले तो जो पढ़ के निकलता उसके पास 4-4 5-5 जॉब रहती थी, लेकिन अभी का परिस्थिति ऐसा हो गया है कि इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि जो पढ़ के बाहर निकल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन पूरा बना दिया है और सब्जेक्टिव नॉलेज बच्चों के पास नहीं होने की वजह से वो इंडस्ट्री रेडी नहीं हो रहा है। फिर हम बोलते हैं उसको स्किल का एजुकेशन दे दो, इसका 3 महीने का सर्टिफिकेट करवा लो, ये करवा दो। इससे नहीं चलेगा, हमको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा और बेसिक एजुकेशन में पैसा लगाना पड़ेगा, तो ही हम जाके जो विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षित हुआ जो विद्यार्थी होता है उसका जो परिपेक्ष होता है वो एकदम अलग होता है। आज देखो, नीट के अंदर 705 मार्क लाने वाली विद्यार्थिनी अगर वो बायोलॉजी और 12th बोर्ड में फेल है तो वो क्या दिखा रहा है? उसका सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव नॉलेज बहुत है। तो ये देश में चलने नहीं वाला है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि शिक्षा के मेन टनल यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से लेके टेक्निकल एजुकेशन तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जो लेबोरेटरी के अंदर स्टाफ रिक्वायरमेंट है, जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल करे तो ही हम विकसित भारत की परिकल्पना कर पाएंगे। वरना ये जो थिगड़ा मारने का जो काम सरकार करे ना, उससे हमारा काम नहीं होने वाला है। सर, आप सवाल तो बहुत सारे उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता जयराम रमेश ने इसे कॉपी पेस्ट बताया। उनका कहना है कि 2024 में आप लोगों ने जो
आपका जो मैनिफेस्टो बनाया था हाँ, उसकी और कॉपी की गई है, तो अगर कॉपी आपकी गलत थी तब कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब ये समझ में नहीं आया कि अगर बजट इतना गड़बड़ है तो आप उसे अपना कैसे बता रहे हैं? नहीं कॉपी पेस्ट में हम लोग ये बता रहे हैं कि सरकार की बहुत सारी विफलता है, लेकिन जो पॉलिसी ये लोग लेकर आए हैं कि जो नया रिक्रूट होगा उसको अप्रेंटिस एक्ट में लिया जाएगा और उसको 15,000 रुपए का जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस में लिखा था, अभी हम सरकार में नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा है उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उस पर बैंक करने का जो ये काम कर रहे हैं उसको जयराम रमेश ने एड्रेस करते हुए क्रिटिक्स किया है। चलिए एक सवाल और ले लेती हूँ, और ये सवाल जाएगा शैलेश जी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और सत्ता पर विराजमान है पार्टी। सर, बिहार और आंध्र प्रदेश को आपने इतना बड़ा एक बजट अलॉट कर दिया है और कहीं ना कहीं ये आपने साबित करने की कोशिश की कि सहयोगी दलों को हमें ठीक रखना पड़ेगा। क्या अन्य राज्यों को गलत मैसेज नहीं जा रहा है? देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश जो है वो पिछड़े राज्य में माने जाते हैं, इसीलिए सभी राज्यों का विकास। बहुत वक्त से हिंसा चल रही है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित है और उन्हें बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन क्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को ही चुना गया? बिहार और आंध्र प्रदेश ने पहले भी डिमांड की थी और उनकी डिमांड थी ये कि हमें जो हम पिछड़े राज्य में माने जाते हैं तो उसके लिए पूरा प्रावधान होना चाहिए, और हमारे संविधान में भी ऐसी जोगवाई भी है कि सभी राज्य, सभी समाज, सभी व्यक्ति, सभी लोग एक साथ रहे और समान अधिकार स्वतंत्रता का सभी को मिले। इसलिए अभी 15,000 की बात करते थे तो ये भी जो आपके आपके कांग्रेस के प्रावधान में थे और हमने लिया है, तो आपको तो अभिनंदन देना चाहिए वित्त मंत्री जी को कि कांग्रेस ने जो बोला वो हमने किया। और 1 करोड़ खेरू जो कि किसान है उसको नेचुरल फार्मिंग करने की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है। बिहार में सिर्फ 3 नए एक्सप्रेस बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं हुआ है, मगर बिहार को जितना देना चाहिए पहले से भी, कांग्रेस की सरकार हो, बिन कांग्रेसी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मगर बीजेपी ने सभी राज्यों को देखा है, बिहार को देखा है, गुजरात को देखा है, राजस्थान को देखा है, असम को देखा है और तमिलनाडु को भी देखा है, आंध्र को भी देखा है, केरला को भी देखा है। तो सभी राज्यों में जितनी भी जरूरत थी उसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है, मगर जो ये सब जो पूरे आंकड़े हैं वो पूरे लोगों को एक बार रोड बन गया तो पूरे देश के लोग उस रोड को उपयोग करेंगे। रोजगार कौशल जो एमएसएमई का विकास करने की बात की है तो सभी देश के, सभी राज्य के सभी बच्चे स्टार्टअप अपना शुरू करेंगे। 5 राज्यों में जो जन समर्थन क्रेडिट कार्ड हुआ है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश को ही जब आप बजट देते हैं तो अन्य राज्य के जो नेता है, आपके ही नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कहीं ना कहीं असंतोष महसूस नहीं होगा कि उनके राज्य में भी पैसों की जरूरत है? हाँ, सभी के राज्य में पैसों की जरूरत है, मगर अभी शुरू हुआ है तो बिहार और आंध्र प्रदेश से शुरू किया है। बिहार में नई मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट की भी बात की है, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो है उसकी भी बात की गई है, मगर आंध्र और बिहार जो है उसके विकास की अभी जरूरत है। वहां जरूरत है, जहां जरूरत है वहां देंगे और बारी बारी सभी को देंगे, और पिछले बजट में भी दिया था, ये बजट में भी देंगे। और अभी तो नरेंद्र भाई मोदी की जो तीसरी पारी है उसकी शुरुआत ही हुई है। 500 करोड़ की योजना ये तो इरिगेशन में हुई है और 11,500 करोड़ की जोगवाई जो है वो इरिगेशन में की गई है। नालंदा ने टूरिस्ट स्पॉट जो बनाना है वो भी किया है, तो आईटीआई को जो अपग्रेडेशन करने की बात की गई है। गुजरात की बात कर लेती हूँ, गुजरात में क्या मिला है सर? गुजरात के हिस्से क्या आया है इस बजट में? देखो, ये आवास बनाने की बात है तो वो गुजरात में भी आएंगे। वो जो देश में नई इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं वो भी गुजरात में आएंगे। स्टार्टअप करने वाले हैं, स्टार्टअप के जो लड़के हैं उनको भी प्रावधान देने वाले हैं, वो भी गुजरात में आएंगे। जो सोलार जो है वो मुफ्त सोलार योजना, जो रूफटॉप सोलार योजना है वो भी गुजरात में आएंगी। ग्राम सड़क योजना है, पीएम ग्राम सड़क योजना, वो गुजरात में ग्राम सड़क योजना आएगी। भारत में जो वैश्विक एक्सपोर्ट होता है
तो हमारे गुजरात की आम है, हमारे गुजरात के जो दाड़म है, हमारे गुजरात के गेहूं है, ये सब एक्सपोर्ट भी हो गए। तो ये गुजरात के लिए भी अच्छी बात है। और गुजरात के तो जो नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात के हैं और गृह मंत्री भी गुजरात के हैं। तो हम तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बजट से मयूरिका जी, ये जी बजट से वित्त मंत्री का भी नया रिकॉर्ड हुआ है। सतत वो 7वीं बार जो बजट रजू किया है, बजट दिया है, वो भी ये पहली भारत की वित्त मंत्री बनी है। मोरारजी देसाई के बाद ये गुजरात में पहली आपने वित्त बहुत मंत्री। सारी योजनाएं बताई। आपको लगता है गुजरात को इतनी सारी योजनाओं की जरूरत है? गुजरात तो मॉडल है और गुजरात मॉडल पे ही यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको लगता है आपने जितनी सारी योजनाएं गिनाई की इतनी सारी योजनाएं गुजरात में आएगी? गुजरात तो मॉडल है और पूरे देश में उसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि गुजरात में सब कुछ ठीक है। यहाँ योजनाओं की क्या जरूरत है? आवास योजनाओं की क्या जरूरत है? आवास तो बहुत सारे बनाए हुए हैं आपने। ग्राम सड़क योजना, यहाँ की सड़कें आप बताइए। गुजरात मॉडल को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो इतनी सारी योजनाओं की कहाँ उसमें जरूरत आती है? देखो, संविधान में जो प्रावधान दिया है कि जो स्टेट है वो स्टेट का काम करेगा और जो केंद्र है तो केंद्र का काम करेगा। तो केंद्र से जो ग्रांट आएगी, केंद्र को भी यहाँ से टैक्स लेता है और राज्य भी यहाँ से टैक्स लेता है। तो राज्य की योजनाओं से गुजरात मॉडल स्टेट बना है। मगर गुजरात के लोग भी उद्यमी है और नरेंद्र भाई मोदी ने 2002 में आके जब से काम शुरू किया है तो यहाँ देखो तो सभी रोड मक्खन जैसे रोड भी है अहमदाबाद और गांधीनगर में। देखिए तो छोटे बालक के जो गाल होते हैं वैसे रोड यहाँ पे गढ़ाए गए हैं। और हम मानते हैं कि गुजरात के मॉडल राज्य है, स्टेट भी मॉडल है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। बड़ोदरा में तब्दील हो गया है, कभी बड़ोदरा भी आइए और बड़ोदरा की सड़कों को भी देखिए तो शायद बड़ोड़ा भी हम आए हैं। वहां पे जो यहाँ अहमदाबाद से बड़ोड़ा तक का जो एक्सप्रेस हाईवे है वो भी नमूनेदार है। और जो मेट्रो जो हाई स्पीड ट्रेन वहां लगाई गई है और मेट्रो भी है, ये सब प्रावधान भी है। मगर देखिए डेवलपमेंट जो हुआ है वो 2002 के बाद हुआ है और जो विकास शब्द का जन्म हुआ वो नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद हुआ है। तो नरेंद्र भाई मोदी ये भारत का जो डंका है वो देश विदेश में सभी जगह गड़ाते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम जो कड़ी मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, भूल, कहीं क्षति होगी वो हम हमारे सर माथे पर लेते हैं। मगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो यहाँ की भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार ने भी किया है और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने भी किया है। ये वित्त मंत्री ने जो आज बजट दिया है वो बजट के फायदे अभी 2-3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बजट के कितने फायदे हैं। गरीब, किसान, गांव और शहर सभी को, महिलाएं और युवाओं को रोजगार देने की भी बात की है और स्किल को भी बढ़ावा देने की बात की है, आईटीआई को भी बढ़ावा देने की बात कही है, हेल्थ सेक्टर को भी बड़ा अच्छी ग्रांट की बात की है। तो कुल मिला के सभी सेक्टर को ले लिया है और सभी सेक्टर में जितनी ग्रांट चाहिए वो सभी स्टेट में जितनी ग्रांट चाहिए उतनी ग्रांट दे दी है। सर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार कैसे गिर गया? जैसे ही बजट अभी तो डिक्लेयर हो रहा था और शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा है, जबकि नरेंद्र मोदी ये फिनोमिना रहा है मयूरिका जी, ये फिनोमिना रहा है। जब भी बजट आता है आप चेक कर लेना, जब भी बजट आता है तब वो दिन कहीं ना कहीं शेयर बाजार में गिरावट आती ही है। 1-2 दिन जाने के बाद सभी को योजनाएं पता चलती है, सभी को प्रावधान पता चलते हैं, सभी को पता चलता है कि ये दिया, एक्सपोर्ट में ये किया, इंडस्ट्रीज में ये किया, व्यापार में ये किया, स्किल में ये किया। बाद में पता चलता है और बाद में जो शेयर बाजार है वो बढ़ावे की तरफ बढ़ता है। 1-2 दिन के लिए तो ऐसा होता ही है जब बजट आता है। चलिए शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और आम आदमी पार्टी की ओर से पुनीत जाडेजा अब हमारे साथ है। पुनीत जी माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है कि वो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बावजूद आम आदमी पार्टी के साथ डिबेट नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जरूर इस पर उन्हें सोचना चाहिए। पुनीत जी ये जो बजट आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। ये बजट, मैं पहले बात करूंगा गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज गुजरात ने
भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें दी विधानसभा में। जी। गुजरात ने 26 में से 25 सीटें दी। पर आज गुजरात के किसान को कुछ नहीं मिला। गुजरात की महिला, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 1500 देती है। सर क्या बात करें, उन्होंने तो अभी बहुत सारी योजनाएं गिनाई, आपने जरूर सुनी होगी। मैं सुन रहा था, युवाओं के लिए ये है, हमारे पास महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए आवास है। हर बात सुन रहा था मैं, शैलेश जी की हर बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि विकास शब्द का जन्म ही 2002 के बाद हुआ, मैंने वो भी सुना। मैं डिक्शनरी खोल के बैठा कि शायद थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि 2002 के बाद ही भारत आजाद हुआ। आपने सुना नहीं था क्या? एक हमारी अभिनेत्री हैं जो अभी बन गई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये बोला था कि 2014 में भारत आजाद हुआ था। तब भी काफी गुस्सा था, विपक्ष में था, लोगों में था, पर पता नहीं क्यों आजकल उनको प्राथमिकता मिलती है जो ऐसी बातें करते हैं। पर अगर आज के बजट की बात की जाए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 450 में सिलेंडर देती है, गुजरात की महिलाओं को नहीं मिलता। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि वहां पे हर युवक को 12th पास होगा, डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएट होगा, उसको एक भत्ता दिया जाएगा। गुजरात को 30 साल की सरकार ने कुछ नहीं दिया। जब बातें हुई कि आज सड़कें इतनी अच्छी हैं या सड़कें बनी गुजरात में, मतलब क्या बच्चे के गाल जैसी सड़कें बनी, पर आज हम सड़कों की हालत देख रहे हैं। नेशनल हाईवे पे सूरत में पुलिस को काम करना पड़ रहा है और सड़कों पे खड्डे भरने पड़ रहे हैं ताकि वहां पे ट्रैफिक आ जा सके। आज सड़कें बनने के बाद आज क्या गुजरात को शिक्षा में क्या मिला? तो शिक्षा में मिला एक FRC, फी रेगुलेशन कमेटी, जहां पे स्कूल और FRC यानी सरकार बैठ के नक्की करते हैं कि स्कूल पेरेंट्स के पास से बच्चों से कितनी फीस लेगा। जी। राजस्थान में उन्हीं की सरकार 3 साल तक बढ़ाने नहीं देती, क्योंकि राजस्थान हर 5 साल में सरकार को बदल देता है। जी। उनकी सरकार वहां 5 साल तक, 3 साल तक फीस नहीं बढ़ाने देती। यहाँ हर साल 5 से 10% बच्चों की स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है। जी। 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 1700 स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां पे शिक्षक नहीं है। इस बार 240 का कमाल है कि यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार जागी। नहीं तो एक सीट कम हुई गुजरात में, 25 में से एक सीट कम हुई, 26 में से एक सीट कम हुई, 25 आई इंडिया अलायंस के लड़ने से। तो आज यहाँ पे सरकार जागी और यहाँ पे भर्ती मेला शुरू होने जा रहा है। जो इतने 20 सालों में, जो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने, किसी को नहीं पड़ी थी गुजरात की। आज जब बजट की हम बात करते हैं तो ना, आज सरकार ने किया क्या है? सरकार ने ये बोला कि नौकरियां बढ़ानी है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ाए, हम प्राइवेट सेक्टर को फायदे देंगे, बढ़ाओ। प्राइवेट सेक्टर को किसको फायदे देंगे? तो वो भी हम जानते हैं कि फायदे किसको जाते हैं। फायदे वो 2 प्राइवेट सेक्टर की 2-3 कंपनियों को जाते हैं जो उनके मित्र हैं। सबको फायदा नहीं मिलता। आज एक MSME का, मैं एक पेशे से वकील हूँ, एक MSME का बंदा किसी को लोन भी लेनी होती है ना, तो इतनी आसानी से लोन नहीं मिलती है। जी। जो बातें सरकार के प्रवक्ता करते हैं, जब उनको आप पूछो कि जमीनी हालात बहुत अलग है, बहुत अलग है। आपने जैसे सवाल किया था कि बड़ौदा की सड़कें भी आके देखिए, वो नहीं देखने आएंगे। उनको खाली बातें करनी है भारतीय जनता पार्टी को, और बड़ी-बड़ी बातें करनी है, ये बताना है। कुछ अच्छी चीजें हैं, अगर आप विपक्ष में भले ही बैठे हैं, आप भी आम नागरिक है, आपको भी लोगों के बीच जाना है, कुछ ऐसा लगा मैं दोनों प्रवक्ताओं की, क्या आपको ऐसा लगा कुछ कि इसमें ये अच्छा किया, इससे जनता को फायदा होगा? कुछ ऐसा आपको समझ आया इस बजट से? मैं 2020 में जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी, बड़ी-बड़ी बातें हुई थी, 20 लाख करोड़ के बजट की बात हुई थी, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई थी। पर जब हमने देखा जमीन पे कुछ नहीं आता, तो ये सरकार बातें सच में बहुत अच्छी करती है। बातें बहुत अच्छी करती है, जिस सेक्टर में भी करती है। सरकार को पसंद क्यों किया जाता है? सरकार को वोट मिल रहे हैं। देखिए, बात वही है कि सरकार को वोट मिल रहे हैं। आज अभी हमने देखा कि वोट मिल रहे हैं, तो आज वो 240 सीट पे आए हैं। आज उनको समझ पड़ा है कि लोगों में भी गुस्सा है बेरोजगारी का। बजट में लोगों के हिस्से कुछ नहीं आया। आप लोगों को ना एक बार बड़ी-बड़ी बातें करके बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बड़ी-बड़ी बातें करके बेवकूफ बना सकते हैं, पर बार-बार नहीं बना सकते। तो इस बार का जो चुनाव था, वो चीज लोगों ने जवाब दिया है। और इस बार का बजट अपने कह सकते हैं जैसे कि नीतीश नायडू डेवलपमेंट फ्रंट का बजट है। हमारा
देश का बजट नहीं है इस जी। बार। हम्म। इस बार का बजट बिहार के लिए पैकेज का बजट था, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव आने हैं। जी। इस बार का बजट आंध्र प्रदेश के लिए था, हम्म। क्योंकि वहां से सपोर्ट लेना है। ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, इनके सपोर्ट के बिना ये सरकार नहीं चल सकती है। जी। पर जब यही सरकार को सवाल पूछे जाते हैं लोकसभा में, नीट पे चर्चा करने को कहा जाता है, लोगों के मुद्दों पे चर्चा करने को जाता है, तो नहीं होती है बात। तो जी। जब आपको लोगों की चर्चा नहीं करनी, लोगों के बारे में समझना नहीं है, लोगों की तकलीफों को जानना नहीं है, लोगों को सुनना नहीं है, और फिर आप बोलो बड़ी-बड़ी बातें करके हम आपको ये दे रहे हैं। आज मध्यम वर्ग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। टैक्स में अगर थोड़ी राहत मिली है, तो उसके सामने आप इन्फ्लेशन के साथ उसको कंपेयर कीजिए। जो महँगाई हर साल दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं, हर साल दालों के भाव बढ़ रहे हैं, उसको कल कल जब इकोनॉमिक सर्वे आया, तो सबसे बड़ी बात उसमें ये सुनने को आई, सरकार ने रिकमेंडेशन दिया आरबीआई को, जी। आप इन्फ्लेशन डिसाइड करने के लिए हम्म। उसमें से जो रिटेल इन्फ्लेशन आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं कि बढ़ाने के घटाने हैं, जी। आप उसमें से फूड को बाहर कर दीजिए। हम्म। जैसे ही आप फूड को बाहर करते हैं, तो इन्फ्लेशन 3.2% हो जाता है, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन 9.5% है। जी। जी। और आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी, स्कूटर, टीवी, मोबाइल, ये इन्फ्लेशन से लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि फूड के इन्फ्लेशन से पड़ रहा है? मतलब लोगों को ये कहा गया कि अगर महंगाई बढ़ गई है, एक तरह से सरकार ने लोगों को ये डायरेक्ट कहा जी। कि अगर महंगाई बढ़ गई है, तो कोई बात नहीं, आपकी टोकरी में से खाना थोड़ा कम कर दो, बाकी सही सब बात। चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। निकुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ज़रूर ले लेती हूँ कि सर कुछ अच्छा आपकी समझ में आया, आप भी काफ़ी स्टडी करते हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं सर आप। आपकी समझ में आया कि इस बजट में ये अच्छा है जिससे आम आदमी को आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। 2047 तक की मैं बात नहीं करती, लेकिन आने वाले 6 महीने में भी अगर युवाओं को रोज़गार मिलता है, महिलाओं को लोन मिलती है, तो क्या ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है इस बजट में? जो आईटीआई को अपग्रेड करने का बात इसमें प्रावधान है, और जी। जो स्किल इंडिया के लिए जो बात की गई है, वो एक पैरामीटर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो युवा हैं उनको थोड़ा फायदा हो सकता है। हुँ। मुद्रा लोन की बात की गई है, वहाँ पे जिसने आगे 10 लाख का बेनिफिट ले लिया और अपना लोन अच्छी तरह रीपे किया है, उसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो 20 लाख मिलेगा, ऐसा एक प्रावधान दिया गया है। तो वो हुँ। डेफिनेटली एक अच्छी बात है। अगर अच्छी बात की बात की जाए तो अ, जो बेसिक बोलते हैं 4 लाख जितना जो करोड़ है वो डिफेंस के लिए लगाया गया है। तो डिफेंस आज एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरह चाइना और पाकिस्तान पेरिफेरी में जो जिस स्थिति में काम कर रहा है, तो वो एक चिंताजनक है। भले प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सियाचिन में क्या परिस्थिति या नॉर्थ ईस्ट में क्या परिस्थिति है, क्योंकि कई बार हमने देखा गलवान घाटी में क्या हुआ, असम में क्या हुआ। पर ये अभी तो प्रधानमंत्री तो यही बोलते हैं कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि 4 लाख करोड़ जितना डिफेंस में प्रावधान किया गया, तो देश की सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो ये सब बातें जो है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छी बात है। लेकिन मनरेगा के अंदर भी हम देखें तो 86,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछले साल का ही कुछ 36,000 पेमेंट बाकी है। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो मनरेगा का प्रावधान किया है, लेकिन वो डिडक्ट होके हुआ है। तो सरकार ये बोल रही है कि 100 दिन का वेतन की जगह अभी 200 दिन तक हम देंगे। तो जो मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी कोस रहा था, आज शायद उसको साथ में लेकर चल रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है, और लोगों के लिए जो ये प्रावधान करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं, जो हमें लग रही है कि शायद देश के हित में हो। चलिए, देश के हित में सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कुछ तो लोगों को फायदा हो ये आशा करते हैं। आखिरी सवाल मैं पुनीत जी से ले लेती हूँ। पुनीत जी, इस बजट से गुजरात को तो कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, क्या हो सकता था जो करना चाहिए था? देखिए, अभी भी बात वही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सभी सरकारों को, अरविंद जी का मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं इसीलिए पार्टी से जुड़ा हूँ क्योंकि उनका एक विज़न है। जी। विज़न ये है कि देश के हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। जी। देश में हर इंसान को उसका इलाज मुफ्त होना चाहिए
और अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। और उसके लिए हमने देखा है दिल्ली में, आज अगर दिल्ली के लोग 40,000 करोड़ का टैक्स देते हैं तो वो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे लगता है। दिल्ली के ही लोग 2,32,000 करोड़ केंद्र को देते हैं, पर उसका दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि तकलीफ है उनको आम आदमी पार्टी से, तो वो दिल्ली के लोगों से उसकी बदला लेते हैं। आज शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे आज एमसीडी को ये बजट में कुछ नहीं मिला, आज दिल्ली की सरकार को ये बजट में कुछ नहीं मिला। आज फिर भी जो भी थोड़े बहुत साधन है उनके पास, जो भी टैक्स कलेक्शन आता है 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ के बीच में जो टैक्स कलेक्शन दिल्ली की गवर्नमेंट को मिलता है, तो उसमें हमने क्या किया, तो उसमें हमने वहां पे स्कूल बना के दिखाए। वहां पे आज ये हालत है कि 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। जी। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक शिक्षा को आप जब तक शिक्षा को एक प्रायोरिटी नहीं देंगे, आज ये बजट में शिक्षा का स्पेंड कितना है, कितने परसेंटेज है? कुछ नहीं, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है। उसके सामने आप जो दूसरे खर्चे कर रहे हैं, जिसके लिए शायद मैं ये नहीं कहता कि कोई खर्चा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पर हर खर्चे के अंदर एक प्रायोरिटाइज अगर आपको करना है तो मेरे हिसाब से शिक्षा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षा को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आपके देश का बच्चा पढ़ेगा नहीं और वो आगे देश को कैसे लेके जाएगा? देश को आगे, अगर आपको देश को नंबर 1 बनाना है, आज अगर आप स्वीडन जैसी कंट्रीज, नॉर्वे जैसी कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, क्योंकि वहां पे बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाती है, इसलिए वो देश आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो देश की जीडीपी, कभी कोई कहीं पे भी कुछ होता है तो वहां के देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गई है और वो हर चीज को समझते हैं, संभालना जानते हैं। जी। आज हमारे देश का युवा क्या कहता है, अगर कहता है नौकरी दो तो उनको कहते हैं आप जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हो, वो आपको नौकरी दी है। 2 करोड़ नौकरियां ऐसे ऐसे दी हैं कि आज जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। आज हमारे बच्चे स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो काम छोटा है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब एक बच्चा शिक्षित है, जिसने अपने पैसों से, अपने माता पिता के पैसों से खर्चा करके, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री ली है, वो डिग्री लेने के बाद भी अगर उसको वो काम करना पड़ रहा है तो आप सही नहीं कर रहे हो उनके साथ। अगर वो बच्चे को आपने पढ़ाया, इतना पढ़ा के आगे बढ़, और वो एक प्यून की नौकरी निकलती है और वहां लाइन में जाके वॉक इन इंटरव्यू के लिए लग रहा है। जी। आज हमें हमारी एक मेरे कलीग की ऑफिस है, वहां पे उसने एड दिया एक ऑफिस बॉय के लिए, एक एलएलबी पढ़ा हुआ लड़का वहां पे आया कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए। जी। मतलब देश में जो एक स्किल्स, आपकी स्किल्स जो हैं उसके हिसाब की नौकरियां नहीं मिल रही है, बिल्कुल। और उसके बाद जो भी नौकरियां मिल रही है उसका अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो वो आपके लेने जैसा नहीं है। आपका काम क्या है? सरकार का काम है कि सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करे। जी। अगर किसी सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके सरकार उसको डेवलप करेगी तो वहां पे जो नौकरियां बनेंगी वो नौकरियां हैं। जो प्राइवेट सेक्टर आके नौकरियां क्रिएट कर रहा है, कि जोमेटो जैसी एक फिनटेक कंपनी आती है और खाने की डिलीवरी का काम शुरू करवाती है, उसको सरकार का क्रेडिट में नहीं गिन सकते हम। जी। 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 आज उसके सामने गुजरात में, अभी एक पिछले हफ्ते की बात है, गुजरात की सरकार ने एक प्रेस नोट दी, कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म होने की जो खबरें हैं वो गलत हैं, अफवाह है, उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट प्रथा चलती रहेगी। गुजरात में 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक लिए जाते हैं और 5 साल के लिए सरकार बनती है जो 30 साल चलती है। बिल्कुल। मतलब ये जो तकलीफ है, ये जो हमारे देश की विडंबना है ना, ये जब तक हमारे जो लीडर्स हैं देश के वो नहीं समझेंगे, तब तक कैसा भी बजट होगा, कितनी भी आपकी बातें बड़ी होंगी, आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, वो दिख रहा है। चलिए, इंटेंशन पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पुनीत जी, और कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब सरकार भी शायद ना दे पाए। ये जवाब सिर्फ जनता दे सकती है, और जनता ने 2024 में थोड़ा सा आईना दिखाया भी है, और उसके बावजूद अब 5 साल जो गठबंधन वाली एनडीए की सरकार है वो आम जनता के लिए काम नहीं करेगी, तो आम जनता आने वाले 5 सालों बाद जो निर्णय लेगी वो क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई होगी। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको वीएनएम टीवी रोज रोज देखते रहना है। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।